उन्होंने जैन को स्वीकार कर लिया। लीडिया की कड़ी सुरक्षा में उसने धीरे धीरे उसके माता पिता की मंजूरी भी हासिल कर ली। लीडिया, मैं तुमसे 10 साल से प्यार करता हूं। क्या तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं होता? मैं अपना चेहरा हाथों से ढक लेता हूं। आंसू उंगलियों के बीच से बहते हुए नीचे गिरते हैं। मार्कस, मैंने तुम्हें एक साफ अलग होने का मौका दिया था। तुमने उसे नहीं चुना। लीडिया मुझे पत्थर जैसी ठंडी नजर से देखती है। तभी उसका फोन बजता है। एक खास रिंगटोन। जेन की खुश मिजाज आवाज कमरे में गूंज उठती है। डार्लिंग, प्लीज उठाओ। डार्लिंग, तुम्हारी कॉल वेट कर रही है। मैं उस निजी सी रिंगटोन को सुनता हूं। लीडिया को दूर जाते हुए देखता हूं और दुनिया मेरे चारों ओर घूमने लगती है। अचानक मेरे सीने में तेज दर्द उठता है। मैं झटके से जाग जाता हूं, हांफते हुए। मेरी सांसें तेज चल रही हैं। मैं अपने बेडरूम में हूं। बाहर धूप खिली हुई है और पक्षी चहचहा रहे हैं। मैं यहां वापस कैसे आ गया? क्या वो लड़की मुझे यहां लाई? मैं अपने बंधे हुए हाथ को देखता हूं और अपनी धड़कती कनपट्टी को दबाता हूं। मैं उसे ढूंढने ही वाला होता हूं कि बाहर से लीडिया की आवाज आती है। मेरे बिना जाकर मजे करो, आज मेरा मन नहीं है। वो दूसरी मंजिल की रेलिंग से टिककर खड़ी है। आवाज सुस्त पर अंदाज बेहद खूबसूरत। मैं दरवाजे के फ्रेम से टिककर उसे अपनी तरफ आते हुए देखता हूं। तुमने उसे कहां छुपाया? लीडिया की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो कॉलेज वाली लड़की? मैं उसकी तरफ देखता हूं। बहुत कम होता है कि कोई औरत मुझे तुम्हारे अलावा कुछ महसूस करा सके। वैसे भी 1 महीने में तुम किसी और आदमी के लिए पागल होने वाली हो, तो क्यों ना मैं पहले ही अपने दर्द को कम करने के लिए कुछ ढूंढ लूं। जैसे ही मैं ये कहता हूं, लीडिया का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो मेरी कलाई पकड़कर मुझे वॉक इन क्लोजेट में खींच लेती है। अभी कपड़े बदलो। किसने कहा तुम्हें ऐसे कपड़े पहनकर घूमने के लिए? ऐसे कपड़े? मैं अपने साधारण से शरीर को देखता हूं। कपड़े ही सब कुछ संभाल रहे हैं। ये शब्द मुझ पर लागू ही नहीं होता। और कब से एक ऐसी औरत जो मुझसे प्यार नहीं करती ये तय करेगी कि मैं क्या पहनूं? लीडिया, उस दिन तुम और वो सुंदर लड़का, क्या तुम सच में उसके साथ कमरे में गई थी? मैं हिलता भी नहीं, बस शांत होकर उसे देखता हूं। ये तुम्हारा मामला नहीं है। हमेशा की तरह वही ठंडा जवाब। तो फिर मैं क्या करता हूं? वो भी तुम्हारा मामला नहीं है। अगर हम तलाक नहीं ले रहे तो हम अलग अलग जिंदगियां जिएंगे। मैं उसे बराबरी से देखता हूं। इतने सालों में मुझे कभी प्यार नहीं मिला, तो अब मैं इस खालीपन को भरने के लिए थोड़ा रोमांच ढूंढ लूं। शायद यही होता है जब इंसान पूरी तरह बेपरवाह हो जाता है। ये अजीब तरह से आजाद करने वाला एहसास है। अब मुझे उसके मूड के हिसाब से खुद को बदलने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है जैसे मैंने खुद को वापस पा लिया है। वो बाहर अपनी मर्जी से सब कुछ करती है और चाहती है कि उसका पति घर पर चुपचाप बैठा रहे। लीडिया भी अलग नहीं है। वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन पत्नी का नाम लेकर हर बार मुझे कंट्रोल करती है। लीडिया ठंडी हंसी हंसती है। तुम्हारे इस शरीर के साथ कौन सी औरत तुम्हें चाहेगी? मैं नीचे देखता हूं। एक साधारण शर्ट, हल्की सी मांसपेशियों की झलक, बाकी सब कपड़ों के नीचे छुपा हुआ। कुछ भी खास नहीं। मैं उसका हाथ हटाकर किनारे कर देता हूं। मैं शांत होकर अपने कपड़े ठीक करता हूं। मैं ज्यादा खाऊंगा, वर्कआउट करूंगा और कुछ और महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींचूंगा। मार्कस, क्या तुम पागल हो गए हो? लीडिया आखिरकार फट पड़ती है। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? जो मार्कस मैं जानती थी वो शांत, संतुलित और समझदार था। वो ऐसा कैसे बोल सकता है? अगर मेरे पिता ने मेरी बात सुन ली होती तो शायद उन्हें हार्ट अटैक आ जाता। लेकिन मुझे अभी थोड़ा पागल बनना पड़ेगा ताकि आने वाली असली पागलपन से खुद को आजाद कर सकूं। जैन के बिना वो तलाक नहीं देगी। अरेंज मैरिज इतनी आसान नहीं होती कि उसे बस खत्म कर दिया जाए। वो बहुत समझदार है। फायदे और नुकसान तौलना उसकी खासियत है। और मैं फिर से ये नहीं देख सकता कि वो किसी और के लिए गिर जाए। तो मुझे तलाक दे दो। मैं फिर कहता हूं, सपने देखते रहो मार्कस। मैं चाहती हूं कि तुम पूरी जिंदगी इस शादी का पछतावा करो। लीडिया फिर से ठंडी और शांत हो जाती है, जैसे उसने मुझे पूरी तरह समझ लिया हो। तुम अलग अलग जिंदगी जीना चाहते हो? ठीक है, वही सही। मैं हैरान रह जाता हूं। सिर्फ मुझे पछताना सिखाने के लिए वो इतना भी मानने को तैयार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे जबरदस्ती शादी करना उसके दिल पर इतना गहरा घाव छोड़ गया है। जैसे ही मेरा दिमाग खाली हो जाता है, लीडिया अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लेती है। वो अपने होठों पर जीभ फेरती है। उसकी नजरें पढ़ी नहीं जा सकती। पहले तुम्हारी बॉडी पर काम करने में मदद करूं? नहीं। मैं तुरंत उसे दूर धकेल देता हूं। जो लोग अलग होने वाले होते हैं उन्हें एक दूसरे को छूना बंद कर देना चाहिए। लीडिया अपनी आंखें सिकोड़ती है, गहरी नजरों से मुझे देखती है। वो मेरी ठुड्डी पकड़कर मुझे अपनी तरफ देखने पर मजबूर करती है। क्या तुम मार्कस के जुड़वा हो? क्योंकि जो आदमी किसी से 10 साल तक प्यार करता है वो अचानक ऐसा नहीं बदलता। मैं जबरदस्ती मुस्कुराता हूं। शायद। मार्कस, ये शादी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम बस यूं ही निकल जाओ। बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं। मेरे पास तुम्हारे इमोशनल ड्रामे के लिए वक्त नहीं है। अगर तुम्हें अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता और बाहर जाना है, वो मेरे कान के पास झुकती है, तो सावधान रहना। मैं किसी सरप्राइज को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं पहले ही एक बार मर चुका हूं। मुझे इन सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन अचानक कुछ उभरता है और मैं उसे जोर से थप्पड़ मार देता हूं। मेरी हथेली जलने लगती है। उसके गाल पर मेरे हाथ का साफ निशान उभराता है। वो अपना चेहरा एक तरफ घुमा लेती है। उसकी गर्दन की नाजुक लकीर, उसका चेहरा। थप्पड़ खाने के बाद भी वो बेहद खूबसूरत लग रही है। वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में खून उतर आया है, जैसे वो मुझे अभी मार देगी। मेरा हाथ कांप रहा है, डर से नहीं। उस थप्पड़ ने मेरा घाव फिर से खोल दिया है। खून बह रहा है। लीडिया मेरी तरफ देखती है, फिर मुड़कर चली जाती है। उसके जाते हुए ठंडे कदमों की आवाज ही रह जाती है। मैं अपने हाथ की पट्टी से बहते खून को देखता हूं। ठीक है, मैं सोचता हूं, ये उस दर्द से बेहतर है जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सीने के अंदर झेला था। उस थप्पड़ के बाद लीडिया फिर गायब हो जाती है। वो गॉसिप कॉलम्स में दिखती है, कभी किसी आदमी के साथ, कभी क्लब में, कभी बोर्डरूम में। बस घर नहीं आती। मैं दिन गिनता हूं, 2 हफ्ते। बस इतने ही दिन बचे हैं जब लीडिया की मुलाकात जैन से होगी। इस बीच मैं एक खास कॉफी शॉप में जाने लगता हूं। मैं ब्लैक कॉफी ऑर्डर करता हूं और चुपचाप उसे काम करते हुए देखता हूं। उसकी हर छोटी हरकत मेरा ध्यान खींचती है। अगर मैं लड़की होता तो शायद मैं भी उससे प्यार कर बैठता। जैन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है? एक सहकर्मी आवाज लगाता है। हाँ, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो बेचारी लीडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। चाहे वो दोनों कितना भी प्यार करें, लीडिया की ताकत और दौलत उन्हें अलग कर देगी। जब मैंने अपनी पिछली जिंदगी में जैन के बारे में जाना था, तब तक वो उससे ब्रेकअप कर चुका था। इसलिए मैंने कभी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। कैफे का दरवाजा खुलता है। एक लड़की अंदर आती है। मैं ठिठक जाता हूं। कॉलेज की लड़की? जैन, क्या तुम? ओह, तुम आ गई। जैन का चेहरा ऐसे खिल उठता है जैसे कोई बच्चा क्रिसमस पर खुश हो। मैं पास में काम कर रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। तुम्हारे लिए छोटे छोटे केक भी लाई हूं।
वेंडी मुस्कुराती। वेंडी की मीठी बातें बहुत ही स्वाभाविक लगती हैं। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि लिडिया ने कभी मेरे लिए कुछ खाने को नहीं खरीदा, हालांकि मुझे वैसे भी मिठाइयां ज्यादा पसंद नहीं है। चूंकि जेन अभी भी अपनी शिफ्ट पर है, वेंडी ज्यादा देर नहीं रुकती। मैं कोने में सिर झुकाकर बैठा रहता हूं, इस डर से कि कहीं वो मेरी तरफ देख ना ले और मुझे उस आदमी के रूप में पहचान ना ले जिसने क्लब में नशे में उससे बात करने की कोशिश की थी। वेंडी के जाने के बाद मैं जल्दी से बिल चुकाकर बाहर निकल जाता हूं। सर, रे हमेशा मुझे देखकर यही कहता है। मैं थका हुआ घर पहुंचता हूं। मुझे दोबारा जीवन मिला है, लेकिन मेरे आसपास के रिश्तों का जाल और भी उलझ गया है। मैं अपना सिर पकड़ लेता हूं। मेरा दिमाग जैसे साथ नहीं दे रहा। हम अभी 100 मीटर भी नहीं चले होते कि मैं कहता हूं, रे मुझे ड्राइव करने दो। मैं बहाना बनाता हूं कि काफी समय से गाड़ी नहीं चलाई। मैं स्टीयरिंग पकड़कर सड़क पर नजर दौड़ाता हूं। सामने चौराहे पर वेंडी सिग्नल पर खड़ी है। मैं समय देखकर एक्सेलरेटर दबाता हूं और उसे टक्कर मार देता हूं। वो गिर जाती है। मुझे माफ करो। मैं घबराकर कार से बाहर निकलता हूं और उसे उठाने की कोशिश करता हूं। उसके पैर से काफी खून बह रहा है। यह मामूली चोट नहीं है। तुम। वेंडी दर्द में मुझे पहचान लेती है। मैं रे से कहता हूं कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाए। वो कॉलेज की छात्रा है, नाम वेंडी, उम्र 21 साल। मैं अस्पताल की बेंच पर बैठा उसके नंबर को देख रहा हूं, जिसे मैंने अभी सेव किया है। मेरे अंदर उदासी की लहर उठती है। आखिरकार मैं उतना अच्छा इंसान नहीं हूं जितना खुद को समझता था। बदला लेने के लिए मैं सिर्फ वही सोच पाता हूं, आग का जवाब आग से। अगर जेन मेरी पत्नी को छीन सकता है तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं? सच है, जेन पहले लिडिया के दबाव में आया था, लेकिन आखिर में उसने उसे स्वीकार कर लिया। अगर वो अंत तक मना करता तो शायद मैं भी शांत रह पाता। अपने पिछले जीवन में मुझे लिवर कैंसर था, आखिरी स्टेज पर। मेरे आखिरी दिन अस्पताल के बिस्तर पर गुजरे। तब तक लिडिया और जैन एक हो चुके थे। मैंने मरने से पहले उसे एक बार भी नहीं देखा। मैं वेंडी के सारे मेडिकल खर्च उठाता हूं और उसके नुकसान की भरपाई भी करता हूं। अस्पताल में भर्ती होने से उसकी पार्ट टाइम नौकरी जरूर प्रभावित हुई होगी। मैं बात करने में अच्छा हूं और आधे दिन में ही उसके बारे में काफी कुछ जान लेता हूं। साधारण परिवार, माता पिता जिंदा, छोटा सा बिजनेस, एक छोटा भाई जो मिडिल स्कूल में है। मैं जाने से पहले मुस्कुराते हुए कहता हूं, आराम करो, मैं अक्सर मिलने आऊंगा। वेंडी मासूमियत से मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं जवान हूं, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैं 27 साल का हूं, इतना भी बूढ़ा नहीं, लेकिन शादी के 5 साल और खराब सेहत ने मुझे अंदर से बूढ़ा बना दिया है। घर लौटते समय मैं एक मेडिकल स्टोर से सप्लीमेंट्स खरीदता हूं। रे, किसी अच्छी होम सर्विस एजेंसी से संपर्क करो, कोई भरोसेमंद स्टाफ ढूंढो जो अच्छा खाना बना सके, बेहतर हो अगर न्यूट्रिशनिस्ट हो। मैं निर्देश देता हूं। शादी के बाद दोनों परिवारों ने स्टाफ रखने की सलाह दी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मुझे लगा था कि इससे हमारी जिंदगी में दखल होगा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मुझे दूसरा मौका मिला है, अब सपनों में जीना बंद करना होगा। घर पहुंचकर मैं अंदर जाता हूं और रे पीछे पीछे आता है। जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूं, क्लिडिया सीढ़ियों से उतर रही होती है। वो अपने कफ ठीक कर रही है, एक साधारण सा इशारा, लेकिन बेहद आकर्षक। रे, तुम जा सकते हो, मैं कहता हूं। रे सामान रखकर लिडिया को नमस्ते करता है और चला जाता है। 1 घंटे में कॉकटेल पार्टी है, तुम्हारे माता पिता भी होंगे, तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो, लिडिया ठंडे स्वर में कहती है, बिना सप्लीमेंट्स की तरफ देखे। उसे कभी मुझे अपने साथ नहीं चाहिए था, जब तक कि मैं उसके किसी काम का ना हूं। इस नए जीवन के बाद भी मैं अपने माता पिता से मिलने नहीं गया हूं। बुरा बेटा होने की वजह से नहीं, बल्कि शर्म और डर की वजह से। ठीक है, मैं धीरे से जवाब देता हूं। मैं ऊपर चला गया। पिछले 2 हफ्तों में मैं खाली नहीं बैठा था। मैंने पूरी तरह नया वार्डरोब खरीदा है, अलग स्टाइल, अलग कट्स, पहले जैसा कुछ भी नहीं। मैंने एक शार्प सूट चुना, स्लिम कट के साथ और कॉलर पर बारीक डिटेलिंग। मैं थोड़ा दुबला हूं लेकिन लंबा हूं, यह भी कुछ मायने रखता है। थोड़ा लीन दिखने के अलावा मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस हो रहा है। अपना लुक ठीक करने के बाद मैंने एक क्लासिक घड़ी पहनी। लाइट्स के नीचे वो जरूर ध्यान खींचेगी। पहले जितना मैंने खुद को रोका था, अब उतना ही उसे दिखने दे रहा हूं। नीचे लिडिया मेरा इंतजार कर रही है, फोन पर बात करते हुए। वो मुझे सीढ़ियों से उतरते हुए सुनती है, लेकिन एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखती। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कार में जाकर अकेले इंतजार करता हूं। कुछ मिनट बाद वो बाहर आती है। उसके कार में बैठने से लेकर गाड़ी चलने तक वो एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखती। पूरे रास्ते हम एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहते। वो ड्राइव करती है और मैं फोन स्क्रॉल करता हूं। मैंने वेंडी का कॉन्टैक्ट सेव किया है और उससे हालचाल पूछ रहा हूं। मैं लिखता हूं, वेंडी, अगर अस्पताल की कैफेटेरिया का खाना तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो मैं खाना भिजवा सकता हूं। वेंडी जवाब देती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। आज मैं तुम्हारे लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना भूल गई। कल मिलने आऊंगी तो ले आऊंगी। मैं जवाब देता हूं, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं है। तुम्हें अस्पताल तक पहुंचाने वाला मैं ही हूं। संकोच मत करो, कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। वेंडी और जैन का बैकग्राउंड लगभग एक जैसा है। जैसे लिडिया ने जैन के सामने खुद को अमीर दिखाया, वैसे ही मैं वेंडी के सामने खुद को सफल और अमीर दिखा सकता हूं। इस तरह सोचने पर सब कुछ थोड़ा संतुलित लगता है। मेरे दिल में एक अजीब सी शांति बैठ जाती है। सामने सिग्नल रेड हो जाता है और कार रुक जाती है। लिडिया आखिरकार मुझे साइड से देखती है। वो मेरे बदले हुए लुक को नोटिस करती है, लेकिन फिर भी सबसे कठोर बात कहती है, ये सूट तुम पर बेकार जा रहा है ना। वो ड्रामा वाले सीन जहां आदमी औरत को इंप्रेस कर देता है, सब फालतू होता है। मैं अपना फोन नीचे रखता हूं और कॉलर ठीक करता हूं। सच में बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं है। मेरी ये छोटी सी हरकत ही उसके चेहरे को फिर से सख्त बना देती है। मार्कस, जरा अपने आप पर कंट्रोल रख सकते हो? मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूं, क्यों? मैं सालों से खुद को कंट्रोल करता आ रहा हूं, उससे क्या मिला? जब तुम एक बार मर चुके होते हो तो चीजों का बोझ उतना भारी नहीं लगता। खुद को कैद में रखने से बेहतर है खुलकर सांस लेना। वो तीखे लहजे में कहती है, ये मत भूलो कि तुम कौन हो। उसने मुझे कभी पति की तरह ट्रीट नहीं किया, लेकिन उम्मीद करती है कि मैं उस रोल को निभाता रहूं। मैं खिड़की की तरफ देखता हूं और चुप रहता हूं। पहले उसके 2 शब्द भी मेरे दिन को बना देते थे। मैं उससे बात करने के लिए बहाने ढूंढता था, अब नहीं। रिसेप्शन में हम कुछ देर के लिए एक कपल का दिखावा करते हैं। कुछ बिजनेस पार्टनर से हल्की फुल्की बात करने के बाद मैं एक शांत कोना ढूंढकर अकेले बैठ जाता हूं। और किस्मत देखो, मेरे बगल में जो युवक आकर बैठता है वो विंसेंट है।
वही जिसके साथ लीडिया का नाम कुछ समय पहले होटल वाले स्कैंडल में जुड़ा था। विंसेंट, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? दूसरा आदमी पूछता है।